ओके, तो अब अपन कंटिन्यू करेंगे। पैरा नंबर 13, अंडरराइटिंग करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है कि वेयर द इशू आर मेकिंग द पब्लिक इशू अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस और राइट्स इशू desires to have issue underwritten, it shall be it shall appoint the underwriters in accordance with SEBI regulations of 1993, and where the issuer makes a public issue through the book building, तो यहाँ पे क्या लिखा था, other than book building, अब सेकेंड पॉइंट में लिखा है through book building process, such issue shall be underwritten by book runners or syndicate members। इसमें book runners या syndicate members जो है वो इसको अंडरराइट करते हैं। और नॉर्मल इशू में जो फिक्स प्राइस इशू, पब्लिक इशू का मतलब यहाँ क्या है, फिक्स प्राइस इशू, जहाँ पहले से हम प्राइस फिक्स करके फिर इशू निकालते हैं, तो वहां पे सेबी रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। देन इशूअर शैल एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द बुक रनर, who in turn shall enter into underwriting agreement with the syndicate members, indicating therein the number of specified securities which they shall subscribe to at the predetermined price in the event of under subscription in the issue। अब बुक बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, बुक बिल्डिंग में प्राइस तो पहले से फिक्स नहीं होता, वो तो बाद में होने वाला है, लेकिन जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होगा वो फिक्स प्राइस पे ही होगा। तो वो यहां लिखा है देखो, एट अ प्री डिटरमिन प्राइस। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जो होगा वो प्री डिटरमिन प्राइस पे होगा। देन इफ सिंडिकेट मेंबर्स फेल टू फुलफिल देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पहले मैं समझाता हूं। देखो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमने देखा था कि इसके अंदर जो कंपनी है वो बुक बिल्डिंग कराती है जिसमें अपन प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। अब इसमें अंडरराइटिंग कैसे होता है वो आप देखो। इसमें होता ही है कि ये कंपनी है, कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बुक रनर। तो इसमें दो लोग हैं, बुक रनर एक है और बुक रनर जो है वो फिर सिंडिकेट मेंबर्स। तो सिंडिकेट मेंबर्स जो है अपन कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली होते हैं वही कौन लोग, जो अंडरराइटर्स होते हैं, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है एज अंडरराइटर्स, तो उनको यहां सिंडिकेट मेंबर्स कहा जाता है। तो अब दो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इसमें, कंपनी विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बुक रनर, बुक रनर विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सिंडिकेट मेंबर। तो बुक रनर जो है ये फुल इशू, होल पब्लिक इशू जो है ये अंडरराइट करेंगे, और फिर ये बुक रनर जो है ये एक या एक से ज्यादा सिंडिकेट मेंबर्स के साथ में एग्रीमेंट कर सकते हैं फॉर अंडरराइटिंग। तो अब इसमें होगा ये कि अंडरराइटिंग करने के बाद ये सिंडिकेट मेंबर्स जो है ये लायबल रहेंगे बुक रनर को और बुक रनर लायबल रहेगा कंपनी को। तो मान लो कि अंडर सब्सक्रिप्शन आया तो किसको लेना पड़ेगा, सिंडिकेट मेंबर्स विल हैव टू टेक दैट अंडर सब्सक्राइब पोर्शन, और उसका प्राइस क्या रहेगा, ये जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा इनके बीच में, इसका प्राइस क्या रखेंगे अपन, इसको प्री डिटरमिन प्राइस पे करेंगे। तो ये वो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा जो अपन फिक्स करेंगे बाद में। मार्केट वैल्यू यानी कि जो इशू प्राइस अपन फिक्स करेंगे, जैसे हमने 160 रुपए फिक्स किया था, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। दिस अंडरराइटिंग इज डन एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, ठीक है। और अब होगा क्या कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आया तो सिंडिकेट मेंबर्स विल हैव टू बाई दो शेयर्स, और अगर ये डिफॉल्ट कर गए तो फिर बुक रनर जो है वो लायबल हो जाएगा टू बाई दीज शेयर्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं डबल गारंटी भी कह सकते हैं आप। कंपनी का अंडरराइटर बुक रनर है और बुक रनर ने फर्दर अंडरराइटिंग किया है सिंडिकेट मेंबर्स के पास, तो इसमें टू वे अप्रोच रहेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो फिर देखो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 4 में
कि if syndicate members fail to fulfill their underwriting obligation, the lead book runner shall fulfill the underwriting obligations. क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा था कि कंपनी will enter into underwriting agreement with book runner and book runner will further underwrite it with the syndicate members. तो अगर syndicate member डिफॉल्ट कर गया तो बुक रनर को फिर वो ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा. Then book runners and syndicate members shall not subscribe to the issue in any manner except for fulfilling their underwriting obligation. तो ये लोग फिर नॉर्मल पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. They cannot buy shares. They cannot subscribe for shares. And in case of every underwritten issue, the lead merchant banker or the lead book runner shall undertake minimum underwriting obligations as specified in SEBI regulations of 92. वो तो ठीक है. And where 100% of the offer through offer document is underwritten, अगर पूरा अंडरराइटिंग किया है 100%, वैसे तो क्या होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है 90% उसको अंडरराइट करते हैं, लेकिन अगर फुल अंडररिटन किया है 100% तो फिर क्या होगा देखो, the underwriting obligation shall be for the entire 100% of the offer through offer document and shall not be restricted up to minimum subscription level. यानी अगर आपने 90% ही अंडरराइट करवाया है तो फिर तो ठीक है, वो 90% तक कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर 100% अंडर रिटन है तो अंडरराइटर का ऑब्लिगेशन फुल 100% तक रहेगा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 90%. यानी उसको पूरे शेयर्स लेने ही पड़ेंगे इन दैट सर्कमस्टेंस. और एक पॉइंट आप यहां कहीं लिख लो, क्योंकि इस पॉइंट से पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि अंडरराइटिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक पोर्शन जो रहता है नेट ऑफर टू पब्लिक उसमें कंपलसरी होता है. ये कंपलसरी अंडरराइटिंग होता है पब्लिक इशू पोर्शन. तो अगर हमारे इशू साइज में कुछ पब्लिक के लिए है और कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज के लिए है, जैसे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो गया और वो सब, तो उसके अंदर अंडरराइटिंग नहीं होता. प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह में अंडरराइटिंग नहीं होता. अंडरराइटिंग इज ओनली फॉर द पब्लिक पोर्शन. चलो फिर अगले क्लॉज पे चलते हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, क्लास 11 से, जब से आपने कॉमर्स में आए पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट जब भी देखे होंगे, इशू ऑफ शेयर्स, तो उसमें पढ़ा होगा ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द टोटल ऑफर टू नेट, टोटल नेट ऑफर टू पब्लिक. तो उसमें लिखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड in an issue shall not be less than 90% of the offer through public offer document. In the event of non-receipt of minimum subscription, all application monies shall be refunded to the applicants forthwith, but not later than 15 days from the closure of the issue in case of a non-underwritten issue, and 70 days from closure of the issue in case of an underwritten issue. क्योंकि अंडर रिटर्न है तो फिर उसमें टाइम लगेगा ना, फिर अंडर राइटर को बुलाएंगे, भैया तुम आ जाओ शेयर्स खरीदने, फिर वो लेगा, और उसके लेने के बाद भी अगर मिनिमम अचीव नहीं हुआ, क्योंकि वो भी डूब गया, उसके पास भी उतने पैसे नहीं थे, हमने सोचा था भाई कि 80-85% तो पब्लिक ले ही लेगा, तो अंडर राइटर पे 5-10% मैक्सिमम ऑब्लिगेशन आएगा, लेकिन हुआ ये कि सिर्फ 10% पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन आया, तो बाकी 80% इसको लाना है, किसको, अंडरराइटर को, तो वो भी नहीं ला पाएंगे, वो हाथ खड़े कर देंगे, भैया मैं भी डूब गया, इतने पैसे मेरे पास नहीं. तो फिर क्या करेंगे कि 70 डेज तक तो इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो फिर रिफंड देना पड़ेगा. तो उसमें लिखा है 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ अंडररिटन इशू where minimum subscription including development obligations paid by underwriters is not received within 60 days of the closure of the issue. तो 60 दिन का टाइम है, उसमें अंडरराइटर का जो ऑब्लिगेशन है वो सब मिला के आ जाना चाहिए, मिनिमम अचीव हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो अगले 10 दिनों के अंदर, तो 60 + 10 यानी 70 डेज में पूरा पैसा वापस करने का है. And the offer document shall contain adequate disclosures regarding minimum subscription. इसके डिटेल्स अपने को प्रोस्पेक्टस में लिखने के, वो तो ठीक है.
फिर ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि नो अलॉटमेंट शैल बी मेड बाय द इशूअर इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी ऐसा है कि ओवर आ गया तो चलो सबका पैसा रख लेते, एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट कर देते, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू रिफंड द एक्सेस सब्सक्रिप्शन रिसीट। तो अलॉटमेंट जो है वो जितना हमने ऑफर किया था उतना ही करेंगे, नथिंग एक्सेस। Provided that in case of oversubscription, an allotment of not more than 10% of the net offer to public may be made for the purpose of making allotment in minimum lots. अब ये क्या बला है, देखो लॉट साइज होता है। लॉट साइज क्या होता है कि कंपनी ने फिक्स किया है कि हम जो अलॉटमेंट करेंगे वो इन द साइज ऑफ 20 शेयर्स करेंगे, मिनिमम लॉट 20 शेयर्स का अगर हमने बना दिया, यानी हम इसके मल्टीपल्स में अलॉटमेंट करेंगे, 20 करेंगे या फिर 40 या फिर 60 फिर 80 फिर 100 फिर 120, ऐसे अलॉटमेंट होगा। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया है। फिर क्या हुआ कि सब्सक्रिप्शन तो आ गया, एक्सेस आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। अब अलॉटमेंट करने बैठेंगे तो प्रो राटा बेसिस पे करना पड़ता है। तो प्रो राटा बेसिस पे जब हम अलॉटमेंट कर रहे थे तो उसमें ऐसा निकला कि कुछ लोगों को 18 शेयर्स आए। अब 18 कैसे करेंगे, हमने तो मिनिमम 20 का साइज रखा है ना कि 20 या मल्टीपल्स, तो 18 शेयर्स तो अलॉट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसको 2 शेयर एक्स्ट्रा अलॉट करने पड़ेंगे। 2 शेयर्स मोर विल बी अलॉटेड टू हिम टू मेक इट द लॉट साइज ऑफ 20। तो इस तरह से किसी को 2, किसी को 1, किसी को 5 ऐसे एक्स्ट्रा शेयर्स देने पड़ेंगे ना, जो मल्टीपल में नहीं है। तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि थोड़ा बहुत ओवर अलॉटमेंट हो सकता है। तो वो दिया है अप टू 10% तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर टोटल हम 2000 शेयर्स ऑफर करने वाले थे तो अब 2200 तक जा सकता है। तो 200 शेयर्स एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में जाएंगे बिकॉज ऑफ मेकिंग इट इन लॉट साइज। फिर एक पॉइंट है मॉनिटरिंग एजेंसी, टेक्निकल है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला देख लेते। लेकिन तो इसमें लिखा है कि इफ द इशू साइज एक्सीड्स 500 करोड़ रुपीस, योर्स इज अ बिग कंपनी, फारूका क्लासेस लिमिटेड ने इशू निकाला कितना, 700 करोड़। तो फिर क्या होगा, देखो द इशूअर यानी फारूका क्लासेस शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर द यूज ऑफ द प्रोसीड्स of the issue to be monitored by a public financial institution or by one of the scheduled commercial banks named in the offer document as the banker of the issuer। तो इसमें क्या करना है हमें कि या तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो हमारा बैंकर है जिसको हमने जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, लाइक HDFC इज अवर मेन बैंकर हमारी कंपनी का, तो उसको हम अपॉइंट करेंगे एज मॉनिटरिंग एजेंसी। कहने का मतलब कि इतना सारा पैसा जो आएगा पब्लिक से, ये बराबर यूज होता है कि नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। पैसा आ तो गया, चलो इशू सक्सेसफुल हो गया, पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद कंपनी पैसा लेके भाग गई तो, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो पब्लिक के पैसे का लॉस होगा ना। तो इसलिए मॉनिटरिंग एजेंसी होती है। तो इसका काम क्या है कि वो मॉनिटर करेगी कि जहां पैसा यूज होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट हमने लिखा था प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो प्रोजेक्ट के लिए ये मनी बराबर यूज हो रहा है कि नहीं, ये उनको चेक करने का। तो उसको मॉनिटरिंग एजेंसी कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मेड बाय अ बैंक। अब ऑफर फॉर सेल में समझाता हूं, रुको, आपको कुछ समझ में नहीं आया ऑफर फॉर सेल क्या है, आई विल टेल यू, लेकिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो इशू बाय बैंक यानी बैंक का ही पब्लिक इशू है। पंजाब नेशनल बैंक का पब्लिक इशू आया। पंजाब नेशनल बैंक है क्या अभी, कि बंद हो गई शायद, बंद होगी शायद, चलो दूसरी ले लेते हैं। HDFC का इशू है, तो HDFC का इशू है तो उसको भी कोई मॉनिटरिंग एजेंसी लगेगी क्या? नहीं, वो खुद बैंक है ना, दे विल मॉनिटर देमसेल्व्स। तो लिखा है बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी, इनका अगर कोई पब्लिक ऑफर है तो उसमें कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, दे आर देमसेल्व्स मॉनिटर्स। लेकिन बाकी लोगों के लिए जरूरी है। जैसे घर में होता है ना
कि भाई बहन है तो माँ बाप क्या है, भाई के पीछे बहुत लगे रहते, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, और लड़की को कोई नहीं पूछता। क्यों? बिकॉज दे आर सिंसियर देमसेल्व्स। वो खुद से पढ़ाई कर लेते, बल्कि ज्यादा पढ़ाई करते, माँ बाप कहते ज्यादा रहा, घूम घूम क्या। और बॉयज लोगों को बहुत मॉनिटर करने की जरूरत होती है ना। तो वैसे तो बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस क्या है कि दे विल सेल्फ मॉनिटर, लेकिन बाकी पब्लिक कंपनी को मॉनिटरिंग एजेंसीज की जरूरत है। लेकिन उसमें फिर एक एक्सेप्शन है, ऑफर फॉर सेल। तो ये क्या चीज है? ऑफर फॉर सेल जो होता है, इसमें कंपनी इशू नहीं करती है। इसमें क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जैसे अंबानी है रिलायंस में, ही इज अ बिग शेयर होल्डर, लॉट ऑफ शेयर्स। वो अपने शेयर्स अगर पब्लिक को ऑफर करता है, वो कहता है मेरे पास बहुत शेयर्स हो गए, चलो मेरे टोटल शेयर होल्डिंग में से 20% शेयर्स मैं पब्लिक को ऑफर करता हूं, तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो वहां पर फिर मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा ना, पैसा शेयर होल्डर के पास आ रहा है। ही इज अ बिग शेयर होल्डर, ही कैन सेल ऑफ हिज शेयर्स बाय वे ऑफ एन ओपन डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट। तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। फिर आगे लिखा है कि मॉनिटरिंग एजेंसी को अपने रिपोर्ट सबमिट करने हैं as prescribed in schedule 9 on a half yearly basis till the proceeds of the issue have been fully utilized। साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल में वो पूरा यूटिलाइजेशन होगा तब तक इसको रिपोर्ट सबमिट करने के। सिंपल है। फिर एक पॉइंट है मैनर ऑफ कॉल्स। कंपनी कॉल कब करेगी, कैसे करेगी? आजकल तो कॉल का वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, क्योंकि जितने भी इशू आते हैं सब फुल्ली पेड इशू होते हैं, पूरा पैसा एक साथ आपसे बुला लेते हैं। लेकिन फिर भी यहां दिया है कि अगर कोई कंपनी ने पार्टली पेड शेयर्स इशू किए, यानी कि अलॉटमेंट पे 5 रुपए बुलाए, फिर बाद में कॉल करके बुलाएंगे, तो फिर उनके लिए बोला गया है कि 12 महीनों के अंदर अंदर फुल्ली पेड करने का है। यानी विद इन 12 months यू हैव टू मेक योर कॉल्स एंड मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप। और उसमें लिखा देखो, इफ द इशूअर proposes to receive subscription monies in calls, it shall ensure that the outstanding subscription money is called within 12 months from the date of allotment in the issue, and if an applicant fails to pay the call within said 12 months, the equity shares on which the calls in arrears along with the subscription money already paid on such share shall be forfeited। तो अगर किसी का 12 महीने में नहीं आया पैसा तो उसको फॉरफिट कर लो। लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया है कि it will not be necessary to call the outstanding subscription money within 12 months if the issuer has appointed a monitoring agency। जो आपने इसके पहले का रेगुलेशन 16 देखा उसके अंदर। तो कहने का मतलब है ये मॉनिटरिंग एजेंसी वगैरह भी देखो क्यों जरूरत है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पीरियड। अगर हमारा फैक्ट्री बन रहा है और फैक्ट्री बनने में 10 साल लगेंगे, बनने में ही 10 साल लगेंगे, कंस्ट्रक्शन फेज ही 10 साल चलेगा, फिर उसके बाद हम काम वाम शुरू करेंगे, तो हमने जो पब्लिक से पैसा लिया वो तो एक साथ आ गया, इशू करके हमने पैसा उठा लिया मार्केट से, और फिर उसको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो धीरे धीरे होगा। तो इनफ्लो एक साथ आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे 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 करके होगा 5, 6, 8, 9 साल के अंदर। तो फिर वो मॉनिटरिंग की इसलिए ज़रूरत है कि पैसा जो यूज़ हुआ वो करेक्ट जगह पे हुआ कि नहीं, वो चेक करते रहेंगे। वो तो एक बात होगी, लेकिन इतना सारा पैसा एक साथ बुलाना काहे को? जब हमें इन्वेस्टमेंट ही थोड़ा थोड़ा करके लगाना है तो इतना सारा पैसा एक साथ क्यों कलेक्ट करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे कि मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट कर देंगे और पूरा 100% पैसा नहीं बुलाएंगे। विल कॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर जब जब जरूरत पड़ती जाएगी तब तब कॉल करते जाएंगे। तो 1 साल के बाद कुछ कॉल होगा, 2 साल के बाद कॉल होगा, 4 साल के बाद कॉल होगा, तो जो अनकॉल्ड अमाउंट है उसको धीरे धीरे कॉल करके यूज करते जाएंगे। तो वो वहां लिखा है अगर मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटेड है तो फिर 12 महीने में फुल्ली पेड करने की जरूरत नहीं, आप बाद में भी कॉल कर सकते हो। देन अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल। The issuer and merchant bankers shall ensure that the specified securities are allotted or the monies are refunded within 15 days of the closure of the issue. And where specified securities are not allotted and or application monies are not refunded within the period of 15 days,
तो 2 पॉइंट लिखा, या तो अलॉट कर दो, अगर सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गए तो अलॉटमेंट कर दो, नहीं हुए तो फिर रिफंड करो, कोई भी एक काम करो 15 दिन के अंदर। और अगर ऐसा नहीं किया, अलॉटमेंट भी नहीं किया और रिफंड भी नहीं किया, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। कितने रेट से, जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होगा। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में हम पहले से मेंशन करेंगे कि अगर हम आपको रिफंड नहीं देंगे 15 दिन में, तो फिर हम आपको इतना इतना % इंटरेस्ट देंगे, वो फिर आपको देना पड़ेगा। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इश्यूज, रेगुलेशन नंबर 19 क्या कहता है, देखो, नो इशूअर शैल मेक एनी फर्दर इशू यानी FPO of specified securities in any manner, whether by way of public issue, right issue, preferential issue, QIP institutional placement जो होता है, या बोनस शेयर्स, कुछ भी नहीं कर सकते। पब्लिक इशू भी नहीं निकाल सकते, राइट ऑफर भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते, प्रिफरेंशियल इशू एक होता है बाद में बताऊंगा, वो भी नहीं कर सकते, QIP भी बाद में देखेंगे, वो भी नहीं कर सकते। ये अलग अलग तरीके हैं इशू के, तो कुछ भी नहीं कर सकते। कौन से केस में? In case of a fast track issue, during the period between the date of registering the red herring prospectus or prospectus, book building में red herring, बाकी normal में prospectus with the registrar of companies, or filing of letter of offer with the designated stock exchange and the listing of the specified security offered through the offer document or refund of application money. आया क्या? ऐसे देखते हो ना तो ऐसे लगता है कि इंग्लिश में लिखा है कि कोई जापानीज लैंग्वेज में लिखा है। अरे सिंपल है, देखो हम फास्ट ट्रैक इशू निकाले थे ना, रेगुलेशन 10 फास्ट ट्रैक इशू देखा, CB को बाईपास करके सीधा गए थे और इशू कर दिए थे अपन ने। तो उस केस में हमने फास्ट ट्रैक इशू तो कर दिया, यानी हमने ROC के पास प्रोस्पेक्टस जमा कर दिया, फिर इशू चालू हुआ, फिर उसमें अलॉटमेंट होगा, फिर उसका लिस्टिंग होगा। तो वो जिस दिन हमने ROC को प्रोस्पेक्टस जमा कराए, वहां से लेकर के जब तक उसका लिस्टिंग नहीं हो जाता, इस ड्यूरेशन के अंदर आप कोई भी फर्दर पब्लिक ऑफर या राइट ऑफर या बोनस या जो भी नहीं कर सकते। फिर एक बार ये लिस्टिंग में आ गए, फिर आप करो, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर, उस दौरान आप नहीं कर सकते। कहां से कहां तक? फास्ट ट्रैक का जो प्रोस्पेक्टस हमने जमा कराया था, या बुक बिल्डिंग है तो रेड हेरिंग किसके पास? ROC के पास। या लेटर ऑफ ऑफर, राइट अगर था तो राइट को कहां जमा कराया था? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास, लेटर ऑफ ऑफर। तो वहां से लेकर के लिस्टिंग तक अपन दूसरा ऑफर नहीं ला सकते। ठीक है, वो एक पॉइंट हुआ। और दूसरा केस है in case of other issues, in normal issues, during the period between the date of filing of draft offer document with the board। तो बाकी केस में जो ड्राफ्ट ऑफर अपन डॉक्यूमेंट सबमिट करते बोर्ड के पास, वहां से लेकर के फिर फाइनल डॉक्यूमेंट आता है, फिर ROC में जमा होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर लिस्टिंग होता है, वहां तक इस ड्यूरेशन में अपन सब्सिक्वेंट ऑफर यानी और एक ऑफर नहीं ला सकते। ये कहने का मतलब है कि जब तक एक ऑफर पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा ऑफर नहीं लाने का। सिंपल, आए ना समझ? वेरी सिंपल। एक को पहले पूरा कंप्लीट करो, फिर दूसरा ऑफर लो। जैसे माँ बाप आपको कहते ना कि भाई CA ज्वाइन किया है तो पहले कंप्लीट तो करो, फिर CS कर लेना। बच्चा कहते नहीं मैं CS भी करूंगा, मैं फलाना भी करूंगा, मैं धिंगाना भी, सब एक साथ करूंगा। तो माँ बाप कहते भैया एक तो हो नहीं रहा, आराम से कर, धीरे धीरे, फिर दूसरा कर लेना। तो वैसा है, जब तक इसका आपका क्या नहीं आ जाता, फाइनल पास होने का मार्कशीट नहीं आ जाता, तब तक दूसरा कोर्स ज्वाइन नहीं करने का। ऐसा है। तो कहां से लेके, जब हमने CPT में एप्लीकेशन डाला था इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां से लेकर के फाइनल के मार्कशीट आने तक दूसरा कोर्स नहीं करने का। ऐसा है। Unless full disclosures regarding the total number of specified securities and the amount proposed to be raised from such further issue are made in such draft offer document or the offer document as the case may be। यानी अब क्या है, देखो ये एक्सेप्शन,
अब ये क्या है कि अगर हमने जो ओरिजिनल ऑफर निकाला था ना, फास्ट ट्रैक या फिर ये वाला नॉर्मल वाला, इसी के अंदर हमने लिख के रखा है कि हम 1 महीने के बाद एक बोनस इशू भी लाने वाले हैं। मान लो, देखो ये कैसे मैं बताता हूं आपको, ऐसे नहीं समझेगा। हम एक पब्लिक ऑफर ला रहे हैं, ठीक है, तो आज हमने एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया और हम सीबी को दे के आ गए, लेकिन उसी के अंदर हमने लिखा है, सॉरी फिर एक बात जल्दी होगी, ये हम दे के आए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और ये ड्राफ्ट से पहले तो 1 महीना सेबी लेगा बताने में कोई चेंजेस है क्या, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर आरओसी में जाएगा, फिर पब्लिक ऑफर चालू होगा, फिर खत्म होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर जाके लिस्टिंग होगा। ये सब में कम से कम 4-6 महीने तो निकल जाएंगे मिनिमम, मान लो कि 4-6 महीने लगते हैं। लेकिन हमको इस बीच में आज से 1.5 महीने के बाद एक और राइट ऑफर अपने शेयर होल्डर्स को देना है या कुछ बोनस वगैरह देना है, तो फिर इस रूल के हिसाब से तो आप दे ही नहीं सकते। जब तक कि ये लिस्ट नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा कोई ऑफर नहीं ला सकते, गड़बड़ है। लेकिन हमको लाना है 1.5 महीने के बाद, जब ये ऑफर यहां चलते रहेगा और वहां अपने को बोनस इशू देना है, तो फिर यहां लिखा है कि कर सकते हो, लेकिन इसका डिस्क्लोजर ये जो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट वाला हमने सेबी में फाइल किया है उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम पहले से लिख देंगे कि हम 1.5 महीने बाद एक बोनस इशू लाने वाले हैं, फिर ला सकते हैं। डिस्क्लोजर के बाद सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्रिमिनल लॉज में ऐसा नहीं लिखा रहता कि आप पहले जिसको खून करना है उसको बता दो मैं तेरा खून करने वाला हूं और फिर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सब ऐसे ही होता है, डिस्क्लोजर दो फिर कुछ भी करो। एनीवेज आगे चलते हैं, वो जोक था। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जो बाद में हम कन्वर्ट करेंगे शेयर्स के अंदर। तो वो अगर इशू है आपका, डिबेंचर इशू है लेकिन वो कन्वर्टिबल वाला है, तो उसमें और कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्या क्या है देखो, तो वहां लिखा है कि इन एडिशन टू अदर रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन दीज रेगुलेशंस, अभी तक जो देखा वो तो सब करना ही करना है, उसके अलावा क्या करना है। An issuer making a public issue or right issue of convertible debt instruments shall comply with the following conditions. Number 1, it has obtained credit rating from one or more credit rating agencies. तो ये बेसिकली क्या है, पहले डिबेंचर्स है बाद में कन्वर्ट होंगे शेयर्स में। तो ऐसे जो सिक्योरिटीज होते हैं जो पहले डेट और बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो पहले जो डेट में है ना, मान लो कि 6 महीने बाद कन्वर्जन है, 1 साल के बाद, लेकिन तब तक तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो एवरी डेट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स क्रेडिट रेटिंग। मान लो कि अपन एनसीडी भी इशू करते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो उसके अंदर भी क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होती है क्योंकि वो डिबेंचर है। एवरी डेट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स अ क्रेडिट रेटिंग। तो यहां पर भी अपने को क्रेडिट रेटिंग लेना है सबसे पहले। देन पॉइंट नंबर 2, it has appointed one or more debenture trustees in accordance with section 117B of the Companies Act and SEBI regulations. तो एक debenture trustee appoint होता है। Then it has created debenture redemption reserve, DRR बनाना है। DRR जो होता है वो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा है कि हम 100 रुपए का डिबेंचर है तो उसमें से 50 रुपए की इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर देंगे और 50 रुपए बाद में रिडीम करेंगे, यानी 50 रुपए का डिबेंचर वैसे ही बचेगा जो रिडीम होगा। इसको पार्टली कन्वर्टिबल कहते हैं। तो फिर वहां DRR का रिक्वायरमेंट आता है। लेकिन अगर फुल्ली कन्वर्टिबल है तो वहां DRR नहीं बनाने का, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, उसमें रिडेम्पशन करना ही नहीं है, तो फिर वहां DRR नहीं आता। एनसीडी में DRR का रिक्वायरमेंट आता है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, या फिर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये 2 केस में DRR बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहां लिखा है कि हो सकता है कि पार्टली हो तो फिर DRR बनाओ। Then if the issuer proposes to create a charge or security on its assets in respect of secured convertible debt instruments, then it shall ensure that, इन इसमें हम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। हालांकि नॉर्मल कोर्स में ये अनसिक्योर्ड रहते हैं क्योंकि बाद में इक्विटी में कन्वर्ट ही होने वाले हैं, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देते। लेकिन अगर दिया है, इफ बोला है, इफ अगर ये सिक्योर्ड है
तो फिर और क्या करना है देखो, तो वहां देखना पड़ेगा कि सच एसेट्स आर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एट ऑल टाइम्स। यानी अगर डिबेंचर का अमाउंट 25 लाख है तो सिक्योरिटी 25 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। सच एसेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी एनकम्ब्रेंस, यानी ये एसेट्स और कहीं पर मॉर्गेज नहीं है, एनकम्ब्रेंस यानी ऑलरेडी अंडर चार्ज नहीं होने चाहिए। एंड वेयर सिक्योरिटी इज ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन सच एसेट्स इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, अगर सपोज की सिक्योरिटी ऑलरेडी है, यानी क्या देखो, यहां तो बोला कि नहीं होने चाहिए और यहां बोला कि अगर है तो दोनों कैसे हो सकता है आप कहेंगे। तो वो ऐसा है, मैं बताता हूं आपको कि डिबेंचर्स कितने के अपने 25 लाख के। अब एक बिल्डिंग है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 30-40 लाख, तो वो हमने यहां अंडर चार्ज इनके पास रख दी और वो बिल्डिंग अभी तक कहीं चार्ज में नहीं है, वेरी गुड, इट इज फ्री ऑफ चार्ज, तो उसको अपन यहां मॉर्गेज कर सकते हैं इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू 15 करोड़ है, 15 करोड़, और ये डिबेंचर कितने के, 25 लाख के, बहुत कम है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है मेरे पास 15 करोड़, और उस बिल्डिंग पे बैंक को मैंने चार्ज देके रखा है ऑलरेडी, एक बैंक का लोन है 5 करोड़ का और बैंक के पास चार्ज। अब लेकिन देखो आप, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 15 और चार्ज कितने का है 5 करोड़, तो 10 करोड़ का वैल्यू तो अभी भी बैलेंस है ना उसके अंदर, तो उसको अपन सेकेंड चार्ज में भी तो रख सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स के लिए, तो वो फिर यहां दिया है कि वो आप कर सकते हो। तो अब डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकेंड चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर तो अच्छा सॉरी इसमें बता देता हूं कि अब इसमें सेकेंड चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब्सिक्वेंट चार्ज, सेकेंड में सब्सिक्वेंट चार्ज, यानी कि अगर कंपनी डूब गई तो पहले जो फर्स्ट चार्ज होल्डर है वो अपने पैसे निकालेगा एसेट बेच करके, तो वो अपना 5 करोड़ निकालेगा, फिर जो पैसा बचेगा वो सेकेंड चार्ज होल्डर को मिलेगा, तो इसको सब्सिक्वेंट चार्ज कहते हैं, वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा होता है पारी पासू चार्ज। पारी पासू में क्या होता है कि दोनों चार्ज होल्डर्स, फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज होल्डर को सेम राइट्स मिलेंगे, इक्विटेबल राइट्स मिलेंगे। यानी अगर कंपनी डूबी और समझ लो कि थोड़े बहुत पैसे आए इस एसेट से, तो वो दोनों आपस में बांटेंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर क्लेम्स। यानी बैंक को 5 करोड़ क्लेम करना था और डिबेंचर होल्डर्स को मान लो कि 1 करोड़ क्लेम करना है, तो 5:1 के प्रोपोर्शन में ये जो इतना पैसा रियलाइज होगा उसको आपस में बांटेंगे प्रोपोर्शनेटली, तो उसको पारी पासू चार्ज भी कहते हैं। तो ये अगर चार्ज क्रिएट करना है सेकेंड चार्ज या पारी पासू चार्ज, तो फिर जो पहला बैंक है उससे एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, देन द कंपनी कैन क्रिएट अ सेकेंड चार्ज और पारी पासू चार्ज। तो वो उसके अंदर लिखा है देखो कि वह सिक्योरिटी इज ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन सच एसेट्स इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक or issue of convertible debt instruments is proposed to be secured by creation of a security on the leasehold land, the consent of such financial institution, bank or lessor for a second or pari passu charge has been obtained. तो टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखने का, consent has to be taken from such bank or financial institution for creation of a second charge or pari passu charge. तो सेकेंड का मतलब यू विल बी सेकेंड इन लाइन, पारी पासू यानी यू विल बी स्टैंडिंग एट द सेम, एट पार, प्रोपोर्शनेट पेमेंट दोनों को मिलेगा एक साथ। Then security or asset cover shall be arrived at after reduction of liabilities having a first or prior charge. In case of convertible debt, instruments are secured by second or subsequent charge. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि इसमें डेट कवर होना चाहिए ना पूरा, तो वो कैसे निकालेंगे सेकेंड चार्ज के अंदर कि बिल्डिंग की कीमत कितनी है 15 करोड़, तो अपन ये नहीं देखेंगे कि बिल्डिंग 15 करोड़ की है, नो, उसमें पहले वाले बैंक को कितने का चार्ज है 5 करोड़ का है ना, तो वो पहले उसमें से माइनस कर दो, तो फिर बचा कितना 10 करोड़। तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कितना लिया जाएगा 10 करोड़ एंड नॉट फुल 15 करोड़, तो वो उसमें दिया। और आखिरी में दिया है कि इशूअर शैल रिडीम द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स,
इन अकॉर्डेंस विद द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो रिडीम का जो पॉइंट दिया है किसके लिए दिया है? जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन था, यानी अपन ने कहा ना कि 50% कन्वर्टिबल है और 50% नॉन कन्वर्टिबल है, तो ये जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है उसको बाद में रिडीम करना पड़ेगा, तो वो रिडीम करेंगे अपन इन अकॉर्डेंस विद द ऑफर डॉक्यूमेंट। जो भी टर्म्स लिखे होंगे, 1 साल 2 साल जो भी टर्म्स के होंगे उसके बाद करेंगे। फिर एक पॉइंट है रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। रोल ओवर तो ये देखो, ये इसी से रिलेटेड है जो ऊपर बताया मैंने। तो पार्टली कन्वर्टिबल में क्या होता है, देखो कि कंपनी ने, हाँ यहां मेरे पास जगह है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, ठीक है, डिबेंचर, और उसको लिखा कि हम क्या करेंगे कि 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, 50 रुपीज को अपन 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। 50 रुपीज के आपको 2 इक्विटी शेयर दे देंगे, यानी 25-25 का एक, और बाकी जो 50 रुपीज बचा, 100 रुपए में से 50 रुपए के शेयर दे देंगे, और बाकी जो 50 बचा उसका क्या करेंगे, तो उसमें बोला है कि इसको रिडीम करेंगे, इसको रिडीम करेंगे। अब रिडेम्पशन डेट आया, रिडेम्पशन डेट आया तो उसको रिडीम कर दो, यानी पैसा वापस कर दो। तो वहां पर लिखा है कि पैसा वापस ना करके हम उसको ऑफर देंगे डिबेंचर होल्डर को कि अगर आप चाहो तो इसको और 2 साल से कंटिन्यू कर लो। पैसा लेके कहां जाते? तो अगर कंपनी को जरूरत है पैसे की बिजनेस करने के लिए, तो क्या होगा कि इसको रिडीम करेंगे। रिडीम करेंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए नया फाइनेंस लाना पड़ेगा, तो नया फाइनेंस लाने के लिए और डिबेंचर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, फिर खर्चा करो इशू का बार बार। तो ऐसा ना करके अपन उसको ही ऑफर देंगे कि भैया पैसा रहने दे, क्या जरूरत है तेरे को लेके जाने की, रहने दे फॉर अनदर 2 years, अनदर 3 years। तो ऐसा उसको एक ऑफर देते हैं, तो उसको कहते हैं रोल ओवर। फिर वो लोग अगर एग्री करेंगे रोल ओवर के लिए तो कंपनी के पास पैसा बच जाएगा और आगे 2 साल तक कंटिन्यू हो जाएगा। तो वैसा है, तो उसको रोल ओवर कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। अच्छा, ये गाइडलाइंस तभी लगेंगे जब 50 लाख से ऊपर का होगा, पहली बात। तो 50 लाख इसलिए वहां दिया है, वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50 लाख रुपीज मे बी रोल्ड ओवर विदाउट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मेंटेन करेंगे। जैसे अभी अपन उनको 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आगे भी 6% ही देंगे, subject to compliance with the provisions of 121 of the Companies Act and the following conditions। तो Companies Act का तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। तो क्या कि 75% of the holders of the convertible debt instruments of the issuer have through a resolution approved the rollover through postal ballot। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी पहले तो एक इनकी मीटिंग बुलाएंगी, इनकी डिबेंचर होल्डर्स की, और ये मीटिंग तो होगी लेकिन उसमें पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास होगा। याद है आपको, मीटिंग एंड प्रोसीडिंग चैप्टर में आईपीसीसी में पढ़े थे पोस्टल बैलेट। तो यहाँ क्या होगा कि बाय पोस्ट ये मीटिंग का नोटिस जो जाएगा सबको, उसके साथ में रेजोल्यूशन का कॉपी भी चले जाएगा सबको, और उसके साथ में प्रीपेड एनवेलप रहेगा जिसमें वो लोग वोट करेंगे अगेंस्ट या फेवर में, और कंपनी को वापस भेजेंगे। तो उसको पोस्टल बैलेट कहते हैं। तो पोस्टल बैलेट से इसका वोटिंग करवाना है, और फिर अगर 75% लोगों ने हाँ बोल दिया, मान लो कि 2000 ऐसे डिबेंचर होल्डर्स थे, तो उसमें से अगर 75% बोलते हैं कि यस वी एग्री टू रोल ओवर, तो फिर ये रोल ओवर किया जाएगा। तो फिर उसका प्रोसीजर देखो नीचे दिया है, द इशूअर हैज अलॉन्ग विथ नोटिस फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन sent to all holders of convertible debt instruments an auditor's certificate on the cash flow of the issuer and with comments on the liquidity position of the issuer। ये भी एक पॉइंट, सीए का एक सर्टिफिकेट जाएगा ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, अच्छा है कि नहीं। अगर सपोज के खराब है तो फिर वो लोग रोल ओवर के लिए एग्री नहीं करेंगे ना, वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको अब बीच पैसा दे दो, विल गो फॉर रिडेम्पशन। क्या पता आगे 2 साल के बाद पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, डूब गई कंपनी तो इसलिए सीए का स्टेटमेंट लगता है, सर्टिफिकेट लगती है ऑन कैश फ्लो एंड कमेंट ऑन लिक्विडिटी पोजीशन, यानी कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है बुरा है क्या है,
ये सीए सर्टिफाई करके देगा. Then issuer has undertaken to redeem the non-convertible portion of the partly convertible debt instrument of all the holders who have not agreed to the resolution. मान लो कि 80% ने हाँ बोला तो कर सकते हैं. लेकिन जो बाकी 20% ने ना बोला था, क्या उनका भी कंपल्सरीली रोल ओवर करेंगे? तो आंसर है नो. उनको रिडीम करके उनका पैसा वापस कर देंगे. तो जिन्होंने भी फेवर में वोट नहीं डाला है उनको अपन पैसा वापस कर देंगे. ठीक है. और जो 80% लोगों ने फेवर में वोट डाला उनका रोल ओवर कर देंगे. और अगर ऐसा हुआ कि 60% ने हां बोला और 40% ने ना बोला, तब क्या करेंगे? तब किसी का भी रोल ओवर नहीं कर सकते, सबको पैसा वापस करना पड़ेगा. तो रोल ओवर तभी पॉसिबल है जब 75% हां बोलते हैं. फिर उसमें जो डिसेंटिंग है उनका पैसा वापस कर दो. लेकिन अगर अप्रूवल ही 60% लोगों ने दिया तो किसी का भी रोल ओवर नहीं कर सकते, सबको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा. अच्छा, यहां नॉट एग्रीड वर्ड को हमने अंडरलाइन तो किया है. इस पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. हालांकि इसके डेप्थ में गए तो फिर तो पूरे 5-6 दिन लगेंगे पढ़ाई करने को. लेकिन ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ा देता हूं. नॉट एग्रीड का मतलब क्या है? जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला वो ऑफ कोर्स वो तो नॉट एग्रीड में आएंगे. और जिन्होंने फेवर में भी वोट नहीं डाला और अगेंस्ट में भी नहीं डाला, उन्होंने कंसेंट भी नहीं दिया और डिसेंट भी नहीं दिया, उनका क्या होगा? उनके डिबेंचर्स रिडीम होंगे या रोल ओवर होंगे? क्या होंगे? रिडीम होंगे. तो यहां नॉट एग्रीड जो बोला है उसमें दोनों लोग आ गए. जो डिसेंटिंग है यानी जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला था, प्लस वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं डाला था. यानी साइलेंट को अपन इनकार मानेंगे, इकरार नहीं. साइलेंस विल नॉट मीन एक्सेप्टेंस, साइलेंस विल मीन डिसेंट इन दिस केस. ठीक है, वहां तक समझ में. फिर आगे लिखा है कि क्रेडिट रेटिंग वापस से लेना है. ओरिजिनल इशू के पहले तो हमने क्रेडिट रेटिंग लिया ही था. अब रोल ओवर के टाइम पे फिर से क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ेगा. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करके, इकरा, केयर, क्रिसिल, बहुत सारे हैं, किसी भी एक को अपॉइंट करके उसका क्रेडिट रेटिंग अपने को लेने का है. और ये क्रेडिट रेटिंग जो है वो रोल ओवर के पहले के 6 महीने की डेट का होना चाहिए. विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रोल ओवर, यानी कि रिडेम्पशन. and has been communicated to the holders before the rollover. तो वो नोटिस में ये क्रेडिट रेटिंग भी हम लिखेंगे. तो सीए का एक सर्टिफिकेट और एक क्रेडिट रेटिंग दोनों लिख करके देंगे. देन क्रिएशन ऑफ फ्रेश सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. अगर पुराना जो सिक्योरिटी हमने क्रिएट किया था, समझ लो कि ओरिजिनल डिबेंचर्स 1 साल के थे, फिर उसमें से आधे तो कन्वर्ट हो गए, आधा पैसा बचा है, वो रिडेम्पशन करना है. तो ओरिजिनल जो अपन ने सिक्योरिटी क्रिएट की थी वो अगर फिक्स पीरियड के लिए थी, जब हम सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं तो 2 टाइप से लिखते हैं. या तो ये सिक्योरिटी 1 साल के लिए, क्योंकि डिबेंचर 1 साल का है तो हमने लिख दिया सिक्योरिटी भी 1 साल के लिए. 1 साल के बाद वो सिक्योरिटी खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. लेकिन यहां तो हम रोल ओवर कर रहे हैं, तो रोल ओवर कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी भी वापस से क्रिएट करनी पड़ेगी. फ्रेश सिक्योरिटी विल हैव टू बी क्रिएटेड. और दूसरा तरीका होता है कि हमने ये लिखा है कि दिस सिक्योरिटी इज वैलिड टिल द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. अगर ऐसा लिखा है, 1 साल फिक्स नहीं लिखा, ऐसा लिखा कि टिल द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो वहां पर फिर फ्रेश सिक्योरिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोल ओवर हो जाएगा. रोल ओवर होगा तो सिक्योरिटी अपने आप रोल ओवर हो जाएगी. तो वो पॉइंट वहां लिखा है. बारीक बारीक पॉइंट्स होते हैं ना, तो सब लिखने पड़ते हैं. तो लिखा है देखो, फ्रेश सिक्योरिटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रेश ट्रस्ट डीड shall not be mandatory if the existing trust deed or the security provide for continuance of security till redemption. Till redemption. अगर ऐसा हमने लिख के रखा है ओरिजिनल सिक्योरिटी के अंदर और ओरिजिनल ट्रस्ट डीड के अंदर भी कि these are valid till redemption, तो फिर उनको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा.
और वहां आगे लिखा है कि इट शैल बी डिसाइडेड बाय डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी देखेगा कि क्या लिखा था ओरिजिनल ट्रस्ट डीड में, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि फ्रेश जरूरत है या नहीं है। देन कन्वर्जन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी शेयर। ऑप्शनली कन्वर्टिबल का मतलब है कि जहां हमने डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देके रखा है कि तुम कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो रिडेम्पशन ले सकते हो। तो फिर उसके कन्वर्जन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो अपन देखते हैं। The issuer shall not convert its optionally convertible debt instrument into equity share unless the holders of such convertible debt instruments have sent their positive consent, इसको भी एनालाइज करो, positive consent to the issuer। तो होता क्या है कि जब कन्वर्जन का दिन पास में आएगा, मान लो कि इशू के टाइम में हमने कहा था कि हम 1 साल के बाद कन्वर्जन करेंगे, या जो भी डेट दिया होगा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल तक, तो वक्त आया कन्वर्जन का, अभी 20-25 दिन बाकी है, तो कंपनी एक लेटर सारे डिबेंचर होल्डर्स को लिखेगा कि वक्त आ गया है, अब आप डिसाइड करें कि आपको कन्वर्जन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसा एक लेटर सबको भेजेंगे और अब उनके रिप्लाईज आएंगे। कुछ लोग कहेंगे यस वी वांट द शेयर्स, तो उनको अपन कन्वर्ट करके शेयर्स दे देंगे। कुछ लोगों ने कहा नो वी डोंट वांट शेयर्स, हमको रिडेम्पशन करके दे दो, उनको रिडेम्पशन करके दे देंगे। और कुछ लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उनके घर पे लेटर आया, पेपर के न्यूज़पेपर के साथ पड़ा था, अगले दिन रद्दी में बिक गया। नाउ दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग। उनका क्या करेंगे? जिनका कोई रिप्लाई नहीं आया उनका क्या करेंगे? उनको कन्वर्ट करके शेयर्स देंगे या उनको रिडीम करके पैसे भेज देंगे? व्हाट? तो वहां लिखा है कन्वर्ट उनका ही करना है जिनका पॉजिटिव कंसेंट आया है। तो जिन्होंने हां बोला है उनको कन्वर्ट करेंगे, जिन्होंने ना बोला है उसको रिडीम करेंगे, और जिन्होंने कुछ नहीं कहा उनका क्या करेंगे? रिडीम करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आए? आगे लिखा भी है देखो, एंड नॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू एनी नोटिस सेंड बाय द इशूअर यानी कंपनी फॉर दिस पर्पस शैल नॉट बी कॉन्स्ट्रूड एज कंसेंट। खामोशी को इकरार नहीं माना जाएगा, इनकार माना जाएगा। खामोशी, नॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई, नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसेंट, यानी उनको रिडीम करके वापस देंगे। फिर आगे लिखता है कि द वैल्यू ऑफ द कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ एनी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लिस्टेड इशूअर एक्सीज 50 लाख रुपीज, क्या? कन्वर्टिबल पोर्शन, जो कन्वर्टिबल पोर्शन अगर 50 लाख से ऊपर है, एंड द इशूअर हैज नॉट डिटरमिन्ड द कन्वर्जन प्राइस, इशूअर हैज नॉट डिटरमिन्ड द कन्वर्जन प्राइस of such convertible debt instruments at the time of making the issue, the holders of such convertible debt instruments shall be given the option of not converting the convertible portion into equity shares. क्या समझा? अरे सिंपल है, थोड़ा सा पीछे का लॉजिक समझना पड़ता है। तो पहले लॉजिक समझते हैं कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, तो ये जो इशू करते हैं तो ये 2 तरीके से इशू होता है। एक कि जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, हाँ डिबेंचर इशू हो रहा है, मान लो कि जुलाई 2015 में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो ये इशू करते समय ही हम कन्वर्जन का प्राइस भी डिटरमिन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था कि आज से 6 महीने बाद हम आपको 50 रुपीज के बदले 2 इक्विटी शेयर्स देंगे, यानी इशू प्राइस क्या हो गया? 25 पर शेयर। 25 पर शेयर में हम आपको 2 शेयर इशू करेंगे 50 रुपए को कन्वर्ट करके। तो ये क्या हुआ? प्री डिटरमिन कन्वर्जन प्राइस, यानी डिबेंचर जब इशू किया तभी हमने शेयर का भी प्राइस डिसाइड कर लिया कि कितने वैल्यू में आपको शेयर्स दिए जाएंगे आफ्टर सो मेनी मंथ्स। लेकिन कभी कभी जब थोड़ा ड्यूरेशन लंबा होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कन्वर्जन प्राइस निकाले कैसे?
थोड़ा सा और लॉजिक देख लेते। अभी मैंने 25 रुपए का रखा है, तो ये कैसे 25 रखा? आप पूछोगे सर 25 कैसे डिसाइड किया आपने? तो आज के जो अपने शेयर्स का मार्केट प्राइस चल रहा है उसको देख करके अपन करेंगे ना। मान लो कि अपने शेयर जो लिस्टेड है मार्केट में, शेयर जो लिस्टेड है, ये तो डिवेंचर है अभी, लेकिन अपने जो शेयर्स लिस्टेड है उनका मार्केट प्राइस है इन द रेंज ऑफ 20 से 23, 24 ऐसे चलते रहता है। तो अपन ने अंदाजा लगाया कि 6 महीने बाद 25 रुपए तो होगा, अप्रॉक्स 25 रुपीज होगा। तो हमने डिवेंचर आज इशू कर दिए और लिख दिया उसके अंदर कि आफ्टर 6 मंथ्स वी विल कन्वर्ट 50 रुपीज ऑफ योर डिवेंचर इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच। यानी फेस वैल्यू तो 10 रहेगा, प्रीमियम 15, टोटल 25, 25, 25, 50। यानी आपका डिवेंचर का 50 रुपए कन्वर्ट कर देंगे, उसमें से आपको 2 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, 25 रुपए रखा। अब क्या होगा कि जब 6 महीने खत्म होंगे हम आपको एक पहले तो ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शनल है तो ऑप्शन देंगे कि भैया लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। तो तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है? मर्जी पे क्या रहता है क्या? नहीं, प्राइस पे रहता है। अगर उस वक्त हमारे शेयर का प्राइस मार्केट में 20 रुपए, 18 रुपए, 17 रुपए ऐसे चल रहा है, मार्केट्स हैव फॉलन, तो आप लोग क्या एक्सरसाइज करेंगे? नॉट टू कन्वर्ट। कौन 25 में लेगा? पागल है क्या आप? नहीं ना। तो आप कहेंगे रिडेम्पशन दे दो। और मान लो कि मार्केट ऊपर चली गया है और शेयर का प्राइस 30, 32, 35 रुपए चल रहा है, तो आप सब लोग क्या करेंगे? यू विल एक्सरसाइज योर ऑप्शन टू परचेज दी शेयर। आप कहेंगे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके शेयर्स दो जल्दी से, 25 में आपको मिलेगा, आप मार्केट में 35 में बेचोगे, फायदा। तो इस तरह से फिर डिसाइड होता है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कोर्स जहां हमने पहले से प्राइस डिटरमिन करके रखा हुआ है। करेक्ट। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आज हम डिबेंचर इशू करेंगे और मान लो कि 1 साल 1.5 साल का टाइम है कन्वर्जन का, तो आज अपन अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि 1.5 साल के बाद जब कन्वर्जन का वक्त आएगा तो हमारे शेयर का मार्केट में प्राइस क्या होगा 1 साल 1.5 साल के बाद? कोई पता नहीं लगा सकता। इट्स सो, मार्केट्स आर सो सेंसिटिव, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट विल बी योर प्राइस आफ्टर 1.5 years। तो फिर आज से हम कैसे डिसाइड कर लेंगे 25 रुपए में देंगे? तो कंपनी ये करती है कि वहां कुछ नहीं लिखती, डिबेंचर इशू कर देती है, बस इतना लिख दिया कि हम इसका 50 रुपए कन्वर्ट करेंगे शेयर्स के अंदर, 50% वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बस इतना लिख दिया। एट अ प्राइस टू बी डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, ऐसा लिख के छोड़ दिया है कि हम प्राइस कब बताएंगे आपको? कन्वर्शन के वक्त बताएंगे कि हम आपको कितने रुपए में देने वाले हैं एक शेयर, ऐसा लिख के रख दिया है। अब जब कन्वर्शन का वक्त आएगा तो कंपनी क्या करेंगी कि आपको कह सकती है ना, भाई तुमको हम देंगे 50 रुपए में एक शेयर, पूरा 50 रुपए में सिर्फ एक शेयर देंगे, और मार्केट प्राइस तो हार्डली 32 रुपए चल रहा है, मार्केट में 32 रुपए, और कंपनी कहेगी 50 रुपए में हम देंगे, है ना। अब दूसरी बात कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं और ये कन्वर्टिबल रहता है फुल्ली या पार्टली जो भी है, तो 2 तरीके से होता है, एक ऑप्शनल, एक कंपलसरी। तो हम कंपलसरी भी रख सकते हैं, हम स्टार्ट में लिख देंगे कि ये कन्वर्जन कंपलसरी रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा। और एक होता है ऑप्शनल, जैसे अपन ने पहले देखा कि ऑप्शनल रखा है कि आपको ऑप्शन देंगे करने का कि नहीं करने का, एक ये होता है, एक कंपल्शन होता है, करेंगे ही यानी करेंगे ही। 2 इशू है। तो यहां क्या लिखा है कि अगर हमने प्राइस पहले से डिटरमिन नहीं किया है तो फिर हम कंपलसरी नहीं रख सकते, हमें ऑप्शनल रखना ही पड़ेगा। ये लिखा है। क्या लिखा है कि अगर आपका जो प्राइस ऑफ कन्वर्जन है वो पहले से डिटरमिन नहीं है और वो आप बाद में डिटरमिन करने वाले हो, तो वहां पर कन्वर्जन कंपलसरी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ऑप्शनल। क्यों? सिंपल लॉजिक, अगर कंपलसरी भी रखेंगे और प्राइस अभी बताएंगे भी नहीं और कहेंगे बाद में बताएंगे, तो जब वक्त आएगा तो अपन तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस रख देंगे ना और पब्लिक को उल्लू बना देंगे। साला मार्केट रेट 32 और अपन बोलेंगे नहीं नहीं हम 50 रुपए में एक शेयर देंगे, लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तुम ना नहीं बोल सकते, तो गड़बड़ हो जाएंगी। मैंने एक स्टूडेंट से कहा एक काम करो, तुम एडवांस अभी जमा कर दो 25,000 रुपए, उसको 6 महीने बाद क्लासेस लगानी है। मैंने कहा 25,000 जमा कर दो। मुझसे पूछता है सर कौन से सब्जेक्ट का कितना फीस लोगे? मैंने बोला वो मैं बताऊंगा बाद में।
लेकिन देखो तुम जमा कर रहे हो ना एडवांस, तो कंपलसरी है, तुमको लगाना ही पड़ेगा मेरे पास क्लास, ऐसा बोल दिया। और बाद में जब वो आया 6 महीने बाद, तो मैंने बोला ये तो सिर्फ डीटी की फीस हो गई, बाकी बच्चों से तो मैं 15,000 रुपए ले रहा हूं डीटी का, और इसको बोला नहीं तुम्हारा पूरा 25,000 डीटी का ही है, आईडीटी की फीस अलग से भरो। तो वो कहता है मेरे को नहीं लगानी क्लास। मैंने बोला ये तो तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, तुमको तो कंपलसरी लगानी पड़ेगी, तो ये गड़बड़ होंगी। तो ऐसी तरह से यहां पे भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने कहा है, देखो फिर से पढ़ो, अब समझेंगे। इशूअर हैज नॉट डिटरमिन द कन्वर्जन प्राइस of such convertible debt instruments at the time of making the issue, पहले से डिटरमिन नहीं है, then the holders of such convertible debt instrument shall be given the option of not converting। तो इनको कंपल्सरीली ऑप्शन देना ही पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? टू नॉट कन्वर्ट एंड टू टेक रिडेम्पशन इंस्टेड, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपर लिमिट, अभी उसके अंदर एक्सेप्शन, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन होते हैं। तो यहां बोला कि एक काम करो, प्राइस फिक्स नहीं किया ना सही, लेकिन अगर ओरिजिनल इशू के टाइम में मैंने अपर लिमिट फिक्स किया था, यानी जब डिबेंचर इशू किए थे तब हमने बोले थे कि हम आपको शेयर्स देंगे, किस प्राइस में देंगे वो अभी नहीं मालूम, लेकिन मैक्सिमम 30 रुपए से ज्यादा में नहीं देंगे। अपर लिमिट अगर फिक्स करके रखा, मैक्सिमम 30 में देंगे, उससे कम में ही देंगे, मैक्सिमम 30, उससे ज्यादा में नहीं देंगे। अगर ये फिक्स करके रखा है पहले से, और फिर जब कन्वर्जन का वक्त आया, तो कन्वर्जन का वक्त आने पे कहा कि हमने प्राइस रखा है 27 रुपए, आपको 27 में लेना ही पड़ेगा, तो फिर क्या हम कंपलसरी रख सकते हैं? तो आंसर है यस, क्योंकि हमने प्राइस जो फिक्स किया वो अपर लिमिट के नीचे ही है ना, तो फिर ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेने वाले लोग थे उनको पहले से मालूम ही था ना, उनको मालूम ही था कि 30 रुपए से कम रहेगा, 30 रुपए ज्यादा नहीं रह सकता। इस बात पे एग्री करके ही तो उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे थे ना, तो इसलिए अब उनको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। तो लिखा है देखो कि where the upper limit on the price of such convertible debt instruments and justification therein is determined and disclosed to the investors at the time of making the issue, original issue of debentures, it shall not be necessary to give such an option to the holders of convertible debt instruments for converting the convertible portion into equity shares within the said upper limit। तो फिर जो मैंने फिक्स किया वो लिमिट के अंदर ही है, तो फिर मेरे को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। और मान लो कि हमने अपर लिमिट 30 रुपए फिक्स किए थे, लेकिन जब कन्वर्जन का वक्त आया तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 60-70 रुपए चल रहा था, तो कंपनी ने कहा यार 30 रुपए में देंगे क्या इनको इतने सस्ते में? नहीं, लेट्स फिक्स इट एट 50। तो फिर ऑप्शन देना पड़ेगा, फिर ऑप्शन देना जरूरी है। तो अगर कन्वर्जन प्राइस अपर लिमिट से ऊपर फिक्स कर रहे तो ऑप्शन देना पड़ेगा। फिर लिखता है कि वेयर एन ऑप्शन इज टू बी गिवन to the holders under regulation 2, and if one or more of the holders do not exercise the option to convert the instruments into equity shares at the price determined in the general meeting of the shareholders, the issuer shall redeem that part of the instrument within 1 month from the last day on which the option is to be exercised at a price which shall not be less, underline करो, not be less than face value। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है देखो, ये कहता है एक वो है ना फ्रेज है, हेड आई विन टेल यू लूज, सुना है आपने? चित मैं जीता पत तुम हारे। तो कॉइन को अपन फेंकेंगे, टेल आया तो यू लूज, हेड आया तो आई विन, यानी दोनों तरफ से अपन ही जीत रहे, कहने का मतलब है ना। एक आर्टिकल है मेरी, वो ऐसे ही कहते हैं कि हम स्विमिंग की रेस लगाएंगे और उसका कंडीशन ये है कि आप हारेंगे तभी रेस लगेगी। ये तो अच्छी बात है, फिर रेस किस बात की जानी, कंडीशन ये कि मैं हारूंगा तो ही रेस होंगी, तो कोई बनती है कि बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर पॉइंट ये है कि हमको ऑप्शन देना था। अभी मैंने क्या कहा कि अगर कन्वर्जन प्राइस बाद में डिटरमिन करने वाले तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना,
तो मैंने उनको ऑप्शन भेजा और कहा कि देखो, या तो तुम लोग 50 रुपीज़ का डिबेंचर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो तुम लोग एक शेयर ले लो 50 रुपए में, या तुम लोग रिडेम्पशन लो, तो रिडेम्पशन लोगे ना तो मैं तुमको सिर्फ 10 रुपए वापस करूंगा, यानी फेस वैल्यू से कम वापस करूंगा, पूरा 50 वापस नहीं करूंगा, मैंने बोला 10 रुपए वापस करूंगा। तो या तो कन्वर्ट करो या रिडेम्पशन लो। रिडेम्पशन लोगे तो आई विल रिडीम एट डिस्काउंट एट ओनली 10 रुपीज, 40 रुपए डिस्काउंट, सिर्फ 10 रुपए वापस करूं। और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 30 रुपए चल रहा है, तो इधर मार्केट प्राइस 30, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 50 में शेयर लो तो वहां 20 का घाटा होगा, 20 का घाटा होगा ना, 30 का मार्केट वैल्यू है, 50 में मिलेंगे आपको, 20 का घाटा है। और अगर ऐसा नहीं करते तो आपको 50 रुपए तो कैश मिलने वाला नहीं है, 10 रुपए कैश मिलेगा, तो साला वहां 40 रुपए का घाटा है, यानी इधर भी घाटा उधर भी घाटा ही। तो जहां कम है वो चूज करोगे फिर आप। तो यहां लिखा है कि ऐसा कंपनी नहीं कर सकती, दोनों तरफ से शेयर होल्डर को घाटा नहीं दे सकती। तो या तो उसको रिडीम करो, यानी या तो वो शेयर्स ले ले या ना ले, तो रिडीम करना है। तो यहां लिखा है कि रिडेम्पशन जो होगा वो फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी लेस देन फेस वैल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, लास्ट वाले पॉइंट में, कि जिन लोगों ने ऑप्शन, क्या ऑप्शन लिया, रिडेम्पशन का ऑप्शन लिया, तो उनको रिडेम्पशन मिलेगा एट पार। रिडेम्पशन कैनॉट बी लेस देन फेस वैल्यू। आ रहा है समझ में? और आखिरी में लिखा है फिर एक्सेप्शन के प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 3 शैल नॉट अप्लाई, यानी इधर बोला ना कि रिडेम्पशन शुड बी एट पार, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा if the redemption is in terms of the disclosures made in the offer document, यानी अगर ये 10 रुपए का रिडेम्पशन का देंगे ऐसा हमने ओरिजिनल ऑफर डॉक्यूमेंट में ही अगर लिखा था, डिबेंचर जब इशू किए थे तब से लिख के रखा है, तो फिर हम रिडेम्पशन 10 रुपए में कर सकते हैं, फिर पार पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ पहले से डिस्क्लोज करो। जैसे तुमने उसको प्रपोजल दिया, रेशमा को, नाम भी बड़ा अच्छा है, रेशमा, प्रपोजल दिया। रेशमा ने कहा देखो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कपड़े इस्त्री वगैरह भी नहीं करूंगी, मैं बर्तन भी नहीं धोऊंगी, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, करना है शादी तो करो। तुमने कहा कर लेते शादी कर लेते, अरे ये सब बाद में कर लेंगे, ऐसा सोचा, लेकिन उसने ओरिजिनल ऑफर डॉक्यूमेंट में ही लिख दिया था कि मैं सब नहीं करूंगी, ऑल कंडीशंस वर प्रिस्क्राइब। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद तुम गरीब हो गए, नौकरानियां छुट्टी देनी पड़ी उनको, पैसे नहीं थे, तो क्या बीवी काम करेंगी? हरगिज नहीं, ओरिजिनल कंडीशन में लिखा था ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक्सेप्शन है। तो ओरिजिनल जो ऑफर डॉक्यूमेंट था जिसमें हमने डिबेंचर्स को इशू किए थे, इसी में अंदर अगर अपने लिख के रखा होगा कि रिडेम्पशन विल बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 40 रुपीज, तो फिर आप वो कर सकते हो। फिर आखिरी में है 23 नंबर, इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसिंग। नो issuer shall issue convertible debt instrument for financing replenishment of funds or for providing loan to or for acquiring shares of any person who is a part of the same group, underline karo, part of the same group, or who is under the same management. क्या समझा? फिर कहेंगे कुछ नहीं समझा। हम कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते। किस लिए नहीं कर सकते? फॉर फाइनेंसिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ फंड्स और फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू और फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ एनी पर्सन। तीन बातें, रिप्लेनिशमेंट ऑफ फंड्स, लोन एंड शेयर्स, तीन वर्ड को अंडरलाइन करो। ऑफ एनी पर्सन, कौन सा पर्सन? हु इज अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप और अंडर द सेम मैनेजमेंट। अब बताओ इसका मतलब क्या है? सिंपल, अभी हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी है, लेस नोन कंपनी है, मार्केट उसको नहीं जानता, जैसे हिडन कंपनी, हमारी मेन शेयर्स है उसमें और पब्लिक के थोड़े बहुत शेयर्स है।
सो इट्स अ डिस्क्रीट कंपनी। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो पब्लिकली नोन कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नोन कंपनी, लेकिन रिलायंस ग्रुप में ऐसे हजारों कंपनीज है जिसका नाम कोई जानता भी नहीं है ना, तो वो ग्रुप कंपनीज है इन द सेम मैनेजमेंट या सेम ग्रुप। अब ये छोटी छोटी कंपनीज जो हमारी ग्रुप में, उनको पैसे की जरूरत पड़ी, उनके फंड्स कम हो गए, तो उनके फंड्स कम हो गए तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी और फंड्स देने के लिए पैसा कहां से आएगा? इफ दे गो टू द मार्केट नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट बिकॉज दे आर नॉट नोन कंपनीज। उनके नाम नहीं है मार्केट में, या नाम है भी तो थोड़े बदनाम है मान के चलो, तो उनको तो कोई पैसा देगा नहीं। तो हमारी जो कंपनी है पेरेंट कंपनी जिसका नाम अच्छा है, हम पब्लिक से पैसा रेज करेंगे। कैसे? बाय इशूइंग कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और फिर ये इशू करके पैसा लाएंगे, और ये पैसा किसको देंगे? हमारे सिस्टर कंसर्न्स को एज लोन, या उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, या उनको जो फंड्स की जरूरत थी वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो वो नहीं कर सकते, यानी हम हमारी कंपनी का नाम यूज करके मार्केट से पैसा लेंगे और अपनी सिस्टर कंसर्न्स को देंगे, ये अलाउड नहीं, दिस कैन नॉट बी डन। लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है, इशूअर में इशू fully convertible debt instruments for these purposes if the period of conversion is less than 18 months from the issue. फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पहले समझा देता हूं। पर्पस क्या है अपना? अपनी सिस्टर कंसर्न्स जो ग्रुप वाली कंपनीज है उनको फाइनेंस करना, ये पर्पस है ना अपना। उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना, या उनको लोन देना, या उनके फंड्स प्रोवाइड करना, उनको फंड्स प्रोवाइड करना फॉर डूइंग द बिजनेस, ये अपना काम है, भी ये करने का अपना पर्पस है। तो इसके लिए हमको पैसा चाहिए, तो हम ये पैसा शेयर्स इशू करके ला सकते हैं। शेयर इशू अलाउड है इसमें, डेट इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड नहीं है, शेयर्स अलाउड। सो वी कैन इशू शेयर्स, रेज मनी, and by raising this money we can do these purposes, we can give loans to our sister concerns, ठीक है। शेयर्स अलाउड है, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी अलाउड है, अगर उसका कन्वर्जन पीरियड 18 मंथ्स के अंदर है तो गवर्नमेंट ने वो भी अलाउ किया है। लेकिन पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अलाउड नहीं है, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी अलाउड नहीं रहेंगे। पार्टली कन्वर्टिबल क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि उसमें थोड़ा नॉन कन्वर्टिबल पार्ट भी है ना, तो वो डेट सिक्योरिटीज कहा जाता है। या फिर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है फुल्ली नॉन कन्वर्टिबल, वो पूरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये दोनों अलाउड नहीं है। इन दोनों से आप पैसा रेज करके सिस्टर कंसर्न्स को हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन शेयर से पैसा लाके करना चाहते हो, करो। फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करके पैसा लाओगे और इनको फाइनेंस करोगे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या लिखा है कि कन्वर्जन 18 मंथ्स के अंदर अंदर होना चाहिए। सो दैट वाज चैप्टर 2, जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा। चैप्टर 1 तो शॉर्ट टाइटल था, वो कोई काम करेगा। तो चैप्टर 2 हुआ। अब यहां लेंगे अपन ब्रेक और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चैप्टर 3।